नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है उसको रिमूव किया जा रहा है। कुछ प्रोविंसेस में रिमूव हो गया है और कुछ में अभी रिमूव होने जा रहा है। सिंध के अंदर कल, पंजाब के अंदर भी कल मंडे को ये इस रिमूवल की बातचीत हो रही है और पार्शली चीज़ों को रिमूव किया जा रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने कैसा डिलीवर किया है और मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल की जो हमारी पूरी लाइन है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस लॉकडाउन और इसके पोस्ट लॉकडाउन पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर बिल्कीस शबीर। आप चेयरपर्सन हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की और मेंबर हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की। और मुझे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर रिजवान ओपल ने, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, चेयरमैन हैं इस्लामिक डायग्नोस्टिक सेंटर के। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा जो करंट सिचुएशन इस वक्त, जो अगर मैं बात करूँ किंग एडवर्ड के अंदर वेयर यू आर देयर, सो क्या सिचुएशन है पोस्ट लॉकडाउन जी? लॉकडाउन का तो जी अब आपको पता ही है, आज अनाउंस कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड 4 डेज लॉकडाउन को लीनियंट कर देंगे और 3 डेज जो है लॉकडाउन होगा। दुकानें जो हैं वो खोल दी जाएंगी विद सर्टेन SOPs जी। तो जहां तक अगर आप हमसे पूछिए एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देती हूँ। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ और हम कवर करते हैं मेयो हॉस्पिटल और उसके साथ जो एफिलिएटेड एक्सपो सेंटर है। ठीक है जी। अब आज के जो स्टेटिस्टिक्स हैं मेयो हॉस्पिटल के, वो ये है कि तकरीबन 412 मरीज इस वक्त एडमिटेड है। ओके। जिसमें से ऑलमोस्ट 30 पेशेंट्स जो हैं वो सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में। ओके। इसके अलावा एक्सपो सेंटर में 466 पेशेंट। आज की तारीख में पिछले 24 आवर्स में लाहौर में 488 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं एज पर न्यूज। राइट। तो आप ये सोचें कि अगर लॉकडाउन है, आज तो लॉकडाउन था और फिर भी इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो अगर हम इस लॉकडाउन को बंद कर देंगे और बिल्कुल दुकानें खुल जाएंगी और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो आम आवाम हैं वो उन SOPs को फॉलो करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये शायद हमारी को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और इससे जो हमें एज प्रोफेशनल डर है वो ये है कि एक एक्सपोनेंशियल राइज होगा, नॉट ओनली पेशेंट्स में बल्कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो एक्सपोज हैं उनमें भी। ओके। तो इस सिचुएशन में जो मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस अभी भी बरकरार रखनी चाहिए। मुझे पता है पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें फाइनेंशियल रीजंस हैं, इस वजह से ये लॉकडाउन को लीनियंट करने का कंसिडर किया गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने हेल्थ को भी देखना है और हेल्थ पे जो फ्यूचर एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, दोनों का मोर्टेलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। डॉक्टर रिजवान ओपल, आपकी तरफ में आता हूँ। सर, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात होती है और अब ये कहा जा रहा था कि इट्स नॉट बेरेबल फॉर पाकिस्तान, दैट्स द रीज़न लॉकडाउन को रिमूव किया गया है और अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मंसूर फॉर इनवाइटिंग। पहले तो मैं ये कहूँगा प्रोग्राम में आपने बुलवाया मुझे, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा डॉक्टर बिल्कीस ने भी अभी जो कहा। अगर आप मुझसे एज ए डॉक्टर पूछें तो मैं भी, जिस डॉक्टर साहबा कह रही, मैं भी कहूँगा कि लॉकडाउन नहीं उठना चाहिए। अगर आप एक ताजिर से पूछेंगे वो कहेगा उठना चाहिए। तो ये बिल्कुल 180 डिग्रीज पे मुतजाद ओपिनियंस हैं। ठीक है। इसका सही आंसर क्या? सही आंसर जो है ना गवर्नमेंट के पास, मेरा अपना ख्याल है, इट्स जस्ट लाइक कि पीछे आगे पानी है, तो हमने फैसला तो करना है कोई ना कोई, क्योंकि स्टैंडिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास डेटा ड्रिवन हर चीज, हम उसको अगर यूज करें तो हमें कुछ फायदा उससे। अभी पाकिस्तान के पास अपना डेटा भी आ गया हुआ है। हमारे इस वक्त 30,000 पेशेंट्स हैं इस वक्त जो डायग्नोज्ड है, आउट ऑफ 300,000 के करीब जो हमने टेस्ट किए हैं, और मोर्टेलिटी रेट यानी कि जिसमें से डेथ्स हुई हैं तकरीबन % के करीब आ रहे हैं, तकरीबन 600 के करीब, 600 प्लस है। तो कीपिंग दैट इन व्यू, अब ये अर्ली स्टेज है लेकिन, और ये बड़ा अच्छा कंटेन किया अभी तक पाकिस्तान ने। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें डेटा के साथ विद द अदर डिजीजेस, क्योंकि कोविड इज वन डिजीज, हमें थोड़ा जूम आउट करना चाहिए एज ए डॉक्टर के बहुत सारी और बीमारियां भी हैं नॉन कोविड डिजीजेस, खासतौर पे जिसको हमें कैंसर की वजह से डेथ हो रही है, इमरजेंसीज बंद हैं या OPDs बंद हैं,
वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रुका हुआ है, हार्ट अटैक्स हैं, कॉलेज है। अब वो हम पिछले स्टैट्स निकालें कि कितनी डेथ्स हुई, और ये सारी अगर आप देखें तो सब तवज्जो हेल्थ केयर की इस वक्त कोविड के ऊपर है। तो उसको अगर हम कंपेयर करें कि उसको टोटल कोविड पे रख के लॉकडाउन रखते हैं और उसको बंद रखते हैं, फिर कितना नुकसान है। राइट। और अगर हम देखते हैं कि हम कोविड के लिहाज से थोड़ा सा लॉकडाउन हल्का करते हैं और उन सर्विसेज को भी चलाते हैं, और नॉन कोविड नॉन मेडिकल जिस तरह हंगर और दिहाड़ी के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जिनके घरों में खाने को नहीं है, वो तो चोरी छुपे दुकानें भी खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह छुपे दुकानें खोल रहे हैं। तो हम उन तमाम चीजों को देखते हुए एक ये डिसीजन लिया जाए और एक बड़ा कैलकुलेटेड कि इसको देखें कि कैसे जाता है। इट शुड नॉट बी कि फाइनल डिसीजन और उसको वे बैक में पीछे मुड़ के फॉलो अप में भी रखें 2 हफ्ते बाद। ठीक हो गया। इससे फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि कितना हम नुकसान कम करेंगे, जिसमें कम नुकसान है वो फैसला कर लेना चाहिए। सो दिस इज माय टेक एज ए डॉक्टर, एज ए न्यूट्रल पर्सन। अब अगर ये जो डॉक्टर साहब ने बड़ी सही बात की, नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जब हम ये आज से महीने पहले के टेस्ट थे, उसमें से तकरीबन 4 to 5% पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आ रहे थे। दरमियान में आके ये वॉल्यूम चला गया, तकरीबन 100 में से तकरीबन 7, 8, 10% के करीब आना शुरू हो गया। अब पिछले कोई 1 हफ्ते में मैं देख रहा हूँ जो नंबर ऑफ पेशेंट जो अपने टेस्ट करवा रहे हैं, तकरीबन अगर हम दिन का 400 का बैच लगता हो या 300 का बैच, तो उसमें से 15 to 22% तक के करीब फ्लक्चुएट कर रहा है बैच टू बैच। वेरी राइट। ठीक है, मैं आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अर्लियर हमने देखा था, अभी जो FDA कहता है कि कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है इसके, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। अर्लियर वी स्टार्टेड अप कि मास्क पहनना चाहिए सिर्फ उन लोगों को जिनको बीमारी है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जी सबको मास्क पहनना चाहिए। माई पॉइंट इज दिस कि इस सारी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत से लोग हर जगह पर डिफरेंट ओपिनियन दे रहे होते हैं। इज देयर एनी मेडिसिन, कोई ऐसे वाइटामिन, एनीथिंग जिससे एटलीस्ट इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो, क्योंकि हमें पता है कि 60% जो हमारी कौम है वो विटामिन डी की डेफिसिट है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? एक बात तो ये याद है कि नोवेल वायरस है। नोवेल का मतलब होता है नया। नया मीन्स कि पूरी दुनिया में नया है और इसमें जो अभी तक कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि 100% यही ट्रीटमेंट है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलराइट। जो आप विटामिन की बात कर रहे हैं, विटामिन डी की बात कर रहे हैं, विटामिन ई की बात वो करते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं, ये जनरल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होती है, बट नॉट स्पेसिफिक फॉर कोविड। तो माइल्ड में कुछ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ मॉडरेट में होती हैं, कुछ सिवियर होती हैं। ये क्लिनिकल जजमेंट की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवाई है, वो हम माइल्ड मॉडरेट केसेस में इस्तेमाल करते हैं, और जिक्रोमाइसिन एक दवाई है वो करते हैं इस्तेमाल माइल्ड मॉडरेट में। जो सिवियर पेशेंट्स होते हैं उसमें कुछ और दवाइयाँ जैसे कैफीन। अच्छा, मैं आई वुड रियली वांट टू कम टू डॉक्टर रिजवान ओपल। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, इसकी और एंटीबॉडीज टेस्ट जो हैं इनमें क्या फ़र्क है? हाउ डज इट वर्क और इसका अब गोइंग फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे आप देख रहे हैं जी? जो इसके लिए डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो तो पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके जी। हम नोज या थ्रोट से स्वाब सैंपल लेते हैं, दोनों जगहों से इकट्ठे लेते हैं और एक स्पेशल केमिकल में डालते हैं, वीटीएम उसको कहते हैं, और लैब में परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं पीसीआर टेस्ट। और ये जब भी कोई तो हम कहते हैं कि वायरस मिल गया। okay. और ये एक मुस्तरद टेस्ट है कि हमें पता चल कि वायरस है, फिर हम उसके लिए जो कुछ करते हैं लेबल कर दिया कि ये कोरोना का पेशेंट है। दूसरा टेस्ट इस मेथड जो है इसको हम कहते हैं सीरोलॉजी बेस्ड, यानी कि हम इनडायरेक्ट एविडेंस लेते हैं। वो हम खून के अंदर जब किसी के कोरोना आ जाए या आके चला जाए तो उसके खून में मुदाफियत कुछ एंटीबॉडीज बना लेती है, उन एंटीबॉडीज को चेक करके वो एंटीबॉडी टेस्ट है। और ये सीरोलॉजी टेस्ट जो है ये आईजीएम एंटीबॉडीज, अगर अभी बिल्कुल कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हुई है, और आईजीजी एंटीबॉडीज जो ज्यादा रिलायबल है कि हो के चला गया या अभी बिल्कुल जा रहा है, तो ये आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट बड़ा यूजफुल भी है। ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये इस चीज को देखने के लिए कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए या ये देखने के लिए कि कॉन्टैक्ट तो नहीं है, उसमें बड़ा मुफीद टेस्ट है। और मैं इसको इस तरह से लेमैन टर्म्स में बयान करता हूँ कि पीसीआर टेस्ट डायग्नोस्टिक कंफर्म करके क्वारंटाइन करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए, और सीरोलॉजी टेस्ट जिस आप लॉकडाउन खुल रहा है ये उसके लिए मुफीद है कि लॉकडाउन खुलने वाला टेस्ट है ये, कि अगर मेरे खून में एंटीबॉडीज आईजीजी आ रही हैं इसका मतलब है मुझे यहाँ कोरोना था और जा चुका हुआ है,
या अभी जा रहा है, फिर मैं उस पेशेंट का PCR करके देखता हूँ कि जरासीम है तो नहीं, और अगर जरासीम भी नहीं है और एंटीबॉडीज भी हैं, ऐसे पेशेंट को तो हम अलाउ यूजुअली करते हैं कि आप जाएं। ना सिर्फ ये करते हैं बल्कि उसका खून हम यूज कर सकते हैं बाकी मरीजों के इलाज के लिए भी, जिसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यानी कि उसका खून ले लें, इन्हीं एंटीबॉडी से एक मरीज के डोनेशन से हम 2 मरीजों का इलाज कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुफीद टेस्ट है। समहाउ अभी तक ये दुनिया में यूज हो रहा है। पाकिस्तान में अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके ऊपर मेरे ख्याल से भी परमिशन दिया नहीं है, लेकिन शायद इस पे वो देना शुरू करें। ओके, ठीक है डॉक्टर रिजवान ओपल, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी USA ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है TTSI, टेस्टिंग ट्रेसिंग सेल्फ आइसोलेशन, हम लोगों की क्या इस पे पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अपनी जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेंस्ट कोरोना वायरस जी? ये जी, सबसे पहले तो हमें अपने पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि अगर हम लॉकडाउन को स्मार्ट भी करते हैं, कम भी करते हैं, 4 दिन मार्केट्स खुलती भी हैं, तो ये आपका मीडिया इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हमें इनको सोशल डिस्टेंसिंग का बताना होगा कि कम से कम हर बंदे के आपस में 1 मीटर का फासला हो, फेस पे मास्क पहने, राइट, हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धोएं, मुंह धोएं, हर 2 से 3 घंटे के बाद आम साबुन और पानी से मुंह हाथ धोएं। जहाँ इसकी फैसिलिटी दस्तयाब नहीं तो सैनिटाइजर्स यूज करें। जितनी लिमिटेड मोबिलिटी रख सकते हैं रखें, घरों में रहें। अब आगे से ईद का मौका आ रहा है तो इसमें ये ज्यादा बेहतर होगा। अब आप ज्यादा अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों से आप फोन पे बात करें, स्काइप पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, लेकिन मिलने की और जितना हम लिमिटेड सोशल डिस्टेंसिंग को एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम CDC, WHO, जॉन हॉपकिंस, गाइडलाइंस जो हैं वो चेंज हो रही है आवरली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, ऑन आवरली बेसिस। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस, हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल आर लीस्ट बॉदर अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, ये आपको भी पता, आप भी लाहौर में रहती हैं, मैं भी लाहौर में, सो इसको कैसे फिर गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कितनी स्ट्रांगली कराने की जरूरत है जी? ये जी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि यही एक बेसिक प्रिवेंशन, जहाँ ना ट्रीटमेंट ना हो फॉर श्योर किसी डिजीज, एग्जैक्टली, तो द ओनस लाइज ऑन प्रिवेंशन, राइट। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ये प्रिवेंशन के, यही मैं कह रही हूँ कि मीडिया पे इसको आप लगा रहे हैं, हर चैनल पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है। हमें अपने अवाम को और ज़्यादा अवेयर करना है। और इधर में अगेन टेलीमेडिसिन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रेस करूंगी, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये आम पब्लिक में जितना ज़्यादा वो उसको यूटिलाइज कर सकें, बजाय ये कि जनरल OPD में आएँ और वहाँ रश हो। आपको पता है कंधे से कंधे मिलता है, इतना रश होता है गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में। तो अगर ये टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा कि इस रश को, ये अनड्यू जो इनकी विजिट्स हैं लोगों की, वो प्रिवेंट होंगी, डिजीज कम स्प्रेड होगी। ओके, ठीक है। तो ये एक मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू के ये इस फैसिलिटी को जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है इसको जरूर यूटिलाइज। ओके, 2 लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा। एक ये कहा जा रहा है कि जी ये जो कोरोना वायरस है ये जो हमारे बॉडी में छोटी नालियां होती हैं उनको अटैक करता है, जिसकी वजह से खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में हार्ट अटैक, चेस्ट कंजेशन, ब्रेथलेसनेस ये हो रही होती है। इज दैट सो जी? बिल्कुल जी। ये जी एक्चुअली जब ये फर्स्ट टाइम चाइना में दिसंबर के एंड में रिपोर्ट हुआ जी, तो ये जिस फैमिली को कोरोना वायरस बिलोंग करता है उससे पहले भी ये एंडेमिक्स हो चुकी नहीं है, एपिडेमिक्स हो चुकी नहीं है, जिसको हम सार्स और मर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चाइना में इसी तरह इसको लिया गया, लेकिन जब ये फैला इटली में और USA में, तो वहाँ उन्होंने पोस्टमार्टम पे बहुत स्ट्रेस किया। और उस पे पता चला कि ये छोटी नालियां जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ये डिफरेंट, इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, यानी कि इसमें खाली लंग्स नहीं इफेक्ट होते, इसमें हार्ट भी इफेक्ट होते हैं, इसमें इंटेस्टाइन्स भी इफेक्ट होती हैं, इसमें हर जगह जहाँ जहाँ छोटी नालियां हैं वहाँ वो ब्लॉक हो सकती हैं, और एक तरह इस तरह की पिक्चर बन जाती है कि बंदा शॉक में चला जाता है। एंड दैट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द पेशेंट जी।
दैट इज द रीजन पेशेंट गोज इनटू क्रिटिकल फेज। बिल्कुल और ये जी। वो टाइम होता है जब हम कुछ टेस्ट करते हैं जिसकी बिना पे हम उनको एंटीकोएगुलेशन यानी कि खून पतला करने की दवाइयां शुरू कर सकते हैं। बट खून पतले की दवाई डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे, हम लोगों ने खुद नहीं लेनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो वो स्टेज है जिसमें पेशेंट ने हर हाल में अस्पताल आना है। ओके ओके। ये माइल्ड फेज में होता ही नहीं, ये सिवियर फेज में होता है जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, और ये डिसीजन डॉक्टर ही लेगा, ये बिल्कुल ठीक है। पेशेंट नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है। इस मर्ज में मैं ये मशवरा दूंगी कि सवाए पैनाडोल के मरीज खुद से कोई भी दवाई ना ले। ना ले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और